मंगलमय मंगल करण वीतरागवे ज्ञान, नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जातै मिलै समाज सब पावे निज पद राज। वक्ता के स्वरूप को हम उसका अवलोकन कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैंने अवलोकन ये शब्द क्यों प्रयोग किया? वक्ता के स्वरूप का अवलोकन कर रहे हैं। पंडित जी साहब ने तो यहाँ लिखा है कि वक्ता का स्वरूप कहते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? वक्ता के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। देख रहे हैं, अवलोकन से मतलब ही है। ट्रू, ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। अवलोकन करना मतलब ये डे टू डे एक्टिविटी में आप देखते हैं, हजारों विद्वानों को आप देखते होंगे। उन विद्वानों में क्या क्या गुणों को देखना चाहिए, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, इनकी बात यहाँ पर चल रही है। 4 गुणों की अपन चर्चा कर चुके हैं। एक, जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, अर्थात वस्तु स्वरूप यही है, इसी प्रकार से है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। उसके बाद विद्याभ्यास करने से शास्त्र वांचने की बुद्धि प्रकट हुई हो, मतलब उसको बराबर किस ग्रंथ में, किस प्रकरण में कौन सी अपेक्षा लेना, कौन सी अपेक्षा नहीं लेना, ये बराबर इसे पता होता है। पॉइंट नंबर 3, सम्यक ज्ञानी होना चाहिए, जिसमें आगमाश्रित सम्यक ज्ञानी का कंडीशन हमने रखा था। अनुभवाश्रित हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। आगमाश्रित सम्यक ज्ञानी से तात्पर्य हमने ये रखा था कि उसे जिनागम के रहस्यों को उद्घाटित करते आना चाहिए। और चौथा गुण देखा था, जिनाज्ञा भंग करने का भय होना चाहिए या बहुत भय होना चाहिए। जिनाज्ञा भंग करने का भय होना चाहिए, बहुत भय बहुत होना चाहिए। क्या कहा? हाँ, बहुत भय होना चाहिए। इन 4 गुणों की चर्चा अपन ने कर ली थी। अब 5वें गुण की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आप हेडिंग लिख सकते हैं, लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करने वाला ना हो, या ऐसे लिखिए, लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो, इतना लिखिए, लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो। ये 5वां गुण है, ठीक है। अब पहले अपन इसका थोड़ा प्रकरण समझते हैं। यहाँ पर आशय क्या बताया जाएगा। विद्वान जो है वो जिन शासन के रहस्यों को उद्घाटित करता है, ये हमने समझ लिया। वो बराबरी से हमें 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान कराता है, लोक अलोक का ज्ञान कराता है, पुण्य पाप का ज्ञान कराता है, भक्ष अभक्ष का ज्ञान कराता है, राम रावण आदि का ज्ञान कराता है। तो इन सब बातों का वो ज्ञान कराता है, परंतु उसमें एक थोड़ी सी बात और जोड़ना। क्या? मान के चलिए वो कोई एक विशिष्ट पुण्य पाप का प्रकरण ले रहा है, ठीक है। पुण्य पाप का प्रकरण ले रहा है, सामने आकर के बैठ गया उसका मालिक, और ऐसे में वो दम से अपनी बात नहीं रख पाया। क्या होगा? तुम किसी के सामने झुक गए। कहने का तात्पर्य इतना ही है, विद्वान ने किसी व्यक्ति विशेष के सामने झुकना नहीं चाहिए, कुल मिलाकर के। अच्छा, पहले तो मैं ये आपको पूछूं कि किसी पैसे वाले व्यक्ति के सामने, किसी सेठ के सामने कोई विद्वान कब झुकता है? उसका कुछ इंटरेस्ट हो। एग्जैक्टली, स्पेसिफिक। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है।
तो कुछ लौकिक आकांक्षाएं हो उसमें। एग्जाम्पल दीजिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है, एक दो उदाहरण दीजिए बस। आजीविका के लिए। परफेक्ट आजीविका का प्रयोजन होगा तो सेठ के सामने झुकेगा, और आजीविका नहीं ही सही, कुछ और नेसेसिटीज उसकी पूरी होती होगी तो तब भी वो विद्वान सेठ के सामने झुकेगा। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका का प्रकरण चल रहा है, वहां पर पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि अगर अविवेकी सेठ और लोभी पंडित इनका जोड़ा मिल जाए तो एक बात 100% खरी उतरेगी, क्या कि जो जो लोभी पंडित है वो अपनी बात दम से नहीं ही रख पाएगा। अब वो कहता है कि करप्शन नहीं करना चाहिए, तेरा सेठ खुद करप्शन करता है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तेरा सेठ खुद करप्शन करता है और तू प्रवचन में ये बात कहेगा। अच्छा, अगर ये बात प्रवचन में कह दे तो होगा क्या? अगर सेठ के विरुद्ध कुछ कह दे तो क्या होगा? नौकरी से निकाल देगा, वो नौकरी से निकाल देगा। मतलब कुल मिलाकर के जो अपन बात कह रहे हैं उसकी कोई ना कोई लौकिक इच्छा बनी है जिसके कारण वो सेठ के अधीन हो जाता है। विद्वान को ये चाहिए कि वो जिन शासन को पढ़ाएगा तो किसी भी लौकिक प्रयोजन की सिद्धि से नहीं ही पढ़ाएगा। तो कैसे पढ़ाएगा? जिन शासन की प्रभावना कैसे करेगा? जिन शासन की सेवा करने के उद्देश्य से करेगा। वो जो कुछ भी करेगा, प्रवचन करना है, बच्चों को पढ़ाना है, आजीविका के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं, तो जिन शासन की सेवा करनी है इसके उद्देश्य से। अब इसके लिए हमारे पास बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है पंडित टोडरमल जी का ही। पंडित टोडरमल जी पहले क्या करते थे? नौकरी करते थे सामान्य। जब उनके पास आमंत्रण आया कि आप जयपुर आ जाइए, तो उन्होंने लिखा या उन्होंने कहा कि भाई साहब, मेरे घर पे बीवी बच्चे हैं, मेरे माता पिता है, उनका मुझे भरण पोषण करना है, तो मेरी आजीविका कैसे चलेगी, मेरा प्रपंच कैसे चलेगा अगर मैं नौकरी भी छोड़ दूं? तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जिन शासन की प्रभावना नहीं करेंगे, हम प्रवचन नहीं करेंगे, बेहद हम उस कार्य को करने के लिए खुश होंगे, परंतु मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों का निर्वाह कैसे किया जाएगा? दोनों दीवानों ने क्या किया होगा? दीवानों मतलब वालचंद जी और रतनचंद जी, दो दीवानों ने पंडित जी को नौकर की तरह नहीं रखा, पंडित जी की सेवा में नौकरों को सौंपा। हाँ, विचार कीजिए कितना महत्व या कितना मुझे पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिल रहा है, कितना आदर सम्मान पंडित साहब को दिया था, आदर सम्मान के साथ उनको जयपुर लाया गया था। आज की तरह नहीं कि विद्वान को नौकर की तरह रख लिया कि तुमको फिर प्रवचन भी करना है, अच्छा तुमको फिर थोड़ा सा संस्था के भी काम देखना है, अच्छा अगर खाली समय हो तो थोड़ा सा बच्चों की तरफ भी ध्यान देना, उनके अनुशासन की तरफ ध्यान देना, अच्छा अगर कुछ समय बच जाए तो एक काम करना, कुछ फल मार्केट भी चले जाना, कुछ फल सब्जी भी लेना। और कभी कभी तो ऐसी भी हालत होती है कि मैंने तो एक बार देखा है, एक बार मतलब मैं जब उदयपुर गया था तब एक व्यक्ति, उसी को पुजारी बनाया है, उसी को वहाँ का एडमिन मतलब वहाँ संस्था के सब काम देखने के लिए लगाया है, उसी को मार्केट से सब सामान लाने के लिए बताया है, उसी को ड्राइवर भी बनाया है। अरे मतलब कितनी हास्यास्पद बात है ये कि पुजारी भी बना रहे हो, उसको तुम ड्राइवर भी बना रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? अब
वो दिन दूर नहीं कि विद्वान के साथ भी ऐसा किया जाए, और कहीं कहीं होता भी होगा। तो समाज, देखो यहाँ पर दो जिम्मेदारियां आती है। एक समाज की जिम्मेदारी क्या, कि उसने विद्वान को कभी भी किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देनी चाहिए। उसकी जो जो आवश्यकता है उन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। एक दूसरी जिम्मेदारी विद्वान के ऊपर है कि वो समाज से 1 रुपए की अपेक्षा ना रखे। समझना, जिम्मेदारियां दो तरफा है। एक भी इम्बैलेंस, एक भी जगह पर इम्बैलेंस नहीं है। अगर कहीं भी इम्बैलेंस हो गया तब तो फिर वो वहां विद्वान नहीं टिक पाएगा, वो समाज नहीं टिक पाएगी। मैं फिर से दोहराऊं, जिम्मेदारियां दोनों के कंधों पर है, समाज के कंधे के ऊपर और विद्वान के कंधे के ऊपर भी। समाज की क्या जिम्मेदारी है? विद्वान को यथा योग्य जो उसकी आवश्यकता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, उसकी आजीविका यथा योग्य चले, उसको धर्म साधना करने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। इतना समाज ने करना चाहिए। बदले में विद्वान क्या करे? 1 रुपए की अपेक्षा ना ले और अपना पूरा जीवन जिन शासन की सेवा में समर्पित कर देवे। अगर दोनों में से कोई एक जगह चूक जाए, मान के चलो समाज पूरी व्यवस्था कर रही है पर विद्वान बहुत ढीला है, विद्वान कुछ पढ़ाता ही नहीं है, दिन भर मोबाइल पे लगा रहता है, इसके साथ बात करो उसके साथ बात करो, हाँ आप यहाँ पर शिविर हमारा रखिए, देखते हैं क्या बनता है, कार्यक्रम बनाइए, और इसी चक्कर में ट्रस्ट के कामों में वो स्वयं को उलझाता है। बताइए विद्वान न्याय कर रहा है या अन्याय कर रहा है? वो अन्याय कर रहा है। समाज के पैसे के ऊपर वो ऐश कर रहा है, ऐसा ही कहना होगा। तद्विपरीत विद्वान तो पूरा समर्पित है परंतु समाज सपोर्ट नहीं कर रही है, तब तो फिर समाज की जिम्मेदारी है, समाज की गलती है कि उसने विद्वान की तरफ ध्यान देना चाहिए। याद कीजिए वो घटना जब डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल्ला एमपी में किसी एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाते थे, स्कूल या कॉलेज कहीं तो भी संस्कृत के पढ़ाते थे, साहित्य। तो वहाँ पर उनके साथ साथ उनके बड़े भ्राता कौन, रतन चंद जी भारेल्ला, ये भी वहाँ पर पढ़ाते थे। अब हुआ ऐसे कि हुकुमचंद जी भारेल्ला को एक चिट्ठी आई, शायद किनकी, गोदिका जी की थी, शायद गोदिका जी की चिट्ठी आई कि आप जयपुर आ जाइए, आपकी पूरी व्यवस्था हम करेंगे। हाँ, और हाँ बराबर। तो आपको और कंडीशन ये रखी, बस आपको यहाँ पर पढ़ना है और पढ़ाना है, पढ़ना है पढ़ाना है, आपको 1 भी रुपए की किसी भी अन्य कार्यों में अपने बुद्धि को नहीं खपाना है, नहीं खपाना है, इतनी कंडीशन रखी। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल्ला ने भी उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली कि मैं पूरा अपना जीवन अब जिन धर्म की प्रभावना में समर्पित करूंगा, मेरे ऊपर कोई भी दिक्कत आ रही हो मैं उसको किसी भी रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं बताऊंगा। और गोदिका जी का भी ये वचन था कि आपको कम से कम नमक रोटी का तो घाटा नहीं होगा, ये मेरी तरफ से वचन है। मतलब देखो, एक सेठ ने एक विद्वान को बराबर से आश्वस्त किया और विद्वान ने भी सेठ को ये विश्वास दिलाया कि मैं आपके आश्वासन को पूरा करके दिखाऊंगा। और फिर रेस्ट इज, तो आप देख ही सकते हैं कितना विशाल उन्होंने स्मारक को बनाया है। विशाल मतलब एरिया वाइज नहीं, कितने तो भी विद्वान, बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर साहब के सानिध्य में निकल करके गए, उनकी निगरानी में कितने तो भी बड़ी बड़ी हस्तियां होकर के गई। ये क्या है, एजेंसी शासन की प्रभावना ही तो है। और दोनों ने भी अपने वचन को निभाया। गोदिका जी ने भी 1 रुपए की कमी नहीं होने दी और डॉक्टर साहब ने भी एक भी आज तक कंप्लेंट नहीं की उनको कि मेरी ये दिक्कत हो रही है, मेरी वो दिक्कत हो रही है। नो, उन्होंने एक दिक्कत नहीं कही। सच में ऐसा समाज और ऐसा विद्वान होना चाहिए। अब मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ।
वैसे मैंने आपको इस बारे में कई बार बताया भी है, परंतु प्रकरण चला है तो मैं फिर से बताना चाहूंगा। मनीष जी मेरठ के, जानते हैं मेरठ के मनीष जी, पंडित मनीष जी। तो मैंने किसी एक विद्वान से सुना उनके बारे में, मतलब मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्टली सुना। मेरी एक विद्वान से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मनीष जी कह रहे थे कि आज मुझे अब भी जितनी पगार मुझे दूसरी जगह स्कूल में पढ़ा करके मिलती है, उतनी पगार आज अगर समाज मुझे देने को तैयार हो जाए तो मैं अपना पूरा का पूरा जीवन तुरंत न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ करके रेजिग्नेशन लेटर तैयार है, मैं कॉलेज में स्कूल में रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगा और पूरा जीवन यहाँ पर समर्पित कर दूंगा। बस समाज ने मेरी कम से कम इतनी तो व्यवस्था कर देनी चाहिए। पर वैसी बात कुछ सालों पहले की बात है ये। वर्तमान की स्थिति मैं नहीं जानता हूँ, परंतु तब ऐसी हालत हो रही थी कि समाज भी इतने स्टेप्स अच्छे से नहीं ले रही थी। अब इससे हुआ क्या, समाज भी उस विद्वान के ज्ञान से वंचित रही, और विद्वान को भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप विचार कीजिए, विद्वान की थोड़ी सी मजबूरी है कि बाबा उसको प्रपंच चलाना तो कुछ ना कुछ तो लगेगा। हाँ, पर इसमें उसने अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि इतना कर रहा हूं तो इतना तो उन्हें देना चाहिए, इतना कर रहा हूं तो उतना ही देना चाहिए। नहीं, उसने निरपेक्ष भावना से यहाँ पर समर्पित होना जरूरी है। फिर समाज जो दे सो दे, ऐसी बात है। आइए अपन यहाँ से थोड़ा प्रकरण पढ़ते हैं, आपको और बातें क्लियर होती जाएगी। वैसे लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो, इसमें आपको सिर्फ आजीविका की ही बात नहीं है, आपको और कितनी तो भी बातें हैं। लौकिक प्रयोजन साधने की इच्छा, लौकिक कार्य किसी भी प्रकार से हो सकता है, पैसे के रूप में हो सकता है, मान सम्मान के रूप में हो सकता है, प्रतिष्ठा के रूप में हो सकता है, प्रसिद्धि के रूप में हो सकता है, और बताइए और कैसे हो सकता है? ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। सुनना जरा, बेटा बेटी की शादी करानी है, क्या करे? समाज को भगाओ, मेरे बेटे की शादी है, देखो क्या करना है। समाज को बैल की भांति हाँकते हैं। ये मुझे कहाँ लिखा है मुझे याद नहीं आ रहा है, परंतु ये बात ऐसे वर्ड टू वर्ड आपको मिलेगा। समाज को बैल की भांति हाँकते हैं, तो विद्वान ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लौकिक कार्य को किसी भी प्रकार से साधने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। पढ़ते हैं, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसको शास्त्र वांचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो। एक, क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता, उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही साधन रहे, तथा श्रोताओं से वक्ता का पद उच्च है। अच्छा चलिए, इस पंक्ति को थोड़ा बाद में पढ़ते हैं अपन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि यदि आशावान हो, मेरा कुछ ना कुछ काम चल जाए, मेरा कुछ ना कुछ काम सिद्ध हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, तो आशावान है मतलब इसने कौन से गुण को फॉलो नहीं किया? बताइए जरा फटाफट। आशावान है मतलब कौन से गुण को फॉलो नहीं किया इसने? हाँ, बराबर। बताइए, हिंट देता हूं, सम्यक दर्शन क्या? करेक्ट, निकांक्षित गुण। आशावान नहीं होना। तो अगर वो आशावान होता है तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। क्यों? अरे सामने वाले का मन रखना है ना। आज तो ऐसी लगभग ऐसी दिक्कत आपको मुनियों में भी दिखाई देगी, और अधिकांश रूप से मुनियों में दिखाई देगी। कैसे? अगर अपन समाज के विरुद्ध कुछ बोल दे, उनको बात अच्छी ना लगे, तो भोजन कौन कराएगा? यहाँ पर तो आजीवन मुनियों के सिचुएशन में पैसों की कोई बात नहीं है, परंतु रोटियां कौन खिलाएगा साहब?
रोटियां खिलाने वाली समाज चाहिए। अगर समाज के विरुद्ध बोल दे तो कैसे चलेगा? पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया, इसके मन में लौकिक कार्य ही पड़ा हुआ है, ये अपना बस पेट भरने के लिए मुनि बना है, तो सच्चा मुनि नहीं है। ऐसा डायग्नोसिस होता है। ठीक है, देखिए, क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता, उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही साधन रहे। जब सामने वाले को देख करके अपन उसको जो अच्छा लगे वो कुछ कहेंगे, उसको अच्छा लगे वो कहेंगे। मतलब एक प्रकार से समझिए, विद्वान अभी टिकाऊ नहीं बिकाऊ हो जाता है। जो अपन सिचुएशन पढ़ रहे हैं, जिस स्थिति का हम अध्ययन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में विद्वान तो फिर टिकाऊ नहीं, वो बिकाऊ हो जाता है। वो अपने सारे के सारे गुणों को बेच बाच करके, घोड़े बेच करके सो जाता है, ऐसा समझिए। मतलब उसको कुछ फिक्र ही नहीं होती है। हाँ, आ गए थे एक और प्रश्न। श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके, इसमें आपत्तियां क्या क्या है? आपत्तियां क्या क्या हो सकती है? शशि जी, आपका आवाज एक दो दिन से क्लियर नहीं है। मतलब डिवाइस में कुछ दिक्कत है या क्या है? मेरे यहाँ तो आवाज एकदम टॉप है। हाँ, ठीक आ रही है। बात करेगा और जैसे वो आएगा गुरु ऊपर नाव के समान होता है वैसा हो जाएगा। ओके, तो आपको कहना है कि वो उपल नाव के समान हो जाएगा। ठीक है, और बताइए, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। और क्या हो सकता है? बात नहीं करेगा ना, क्या क्या? अपनी निष्पक्ष होकर अपना सही पूरा करेक्ट निष्पक्ष होकर के वो व्याख्यान नहीं कर पाएगा। और बोलिए, दूसरा पॉइंट भी वैलिड था। ठीक है, मिलावट कर सकता है, असली बात में नकली बात मिलावट कर देगा। एक ऐसे ही थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको थोड़ा हाइपोथेटिकल लग सकता है, बट वैसे समझिए, तुम श्रोता नाराज ना हो जाए इसकी बात कर रहे हो, परंतु गलत प्ररूपण करके भगवान नाराज होते हैं, इसकी तुम्हें कुछ फिक्र नहीं है क्या? ध्यान से समझना, मैंने पहले ही कहा था स्टेटमेंट हाइपोथेटिकल है, क्योंकि भगवान कभी अच्छे बुरे खुश नाराज होते ही नहीं है। परंतु वो एक कहते हैं कि वो नाराज हो जाएंगे, तुम ऐसा करोगे तो वो नाराज हो जाएंगे। तो नाराज ना हो जाए इसका तुमने ध्यान रखा या नहीं रखा? जिन शासन नाराज हो जाएगा इसका ध्यान रखा या नहीं रखा? तो ये भी पॉइंट समझना, तुम एक व्यक्ति को खुश कर रहे हो परंतु पूरे जिन धर्म को नाराज कर रहे हो। एक व्यक्ति को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हो, तुम बचे हुए हजारों लोगों को छोड़ रहे हो। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। तथा श्रोताओं से वक्ता का पद उच्च है, परंतु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन हो जाए और श्रोता उच्च हो जाए। क्या कहा? वक्ता का पद नीचे का, एक्सट्रीमली सॉरी, नॉर्मली वक्ता का पद उच्च और श्रोता का पद नीचे, बराबर। वक्ता का पद ऊपर, श्रोता का पद नीचे। अगर वो लौकिक प्रयोजन को साधने वाला है तो बात बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। वक्ता स्वयं हीन हो जाएगा, श्रोता उच्च हो जाएगा। अब ये नहीं कि श्रोता की लेवल बढ़ गई है, वक्ता ही हीन हो गया है। अब देखो, हाँ, अच्छा चलो मैं उदाहरण में नहीं जाऊँगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पर पहले तो मुझे बताइए कितने जनों को समझ में आया है 5वां पॉइंट? ओके। अब
पॉइंट 5 हो गया। पॉइंट नंबर 6, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो, क्योंकि तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होगी, श्रोता उससे डरते रहेंगे, तब उससे अपना हित कैसे करेंगे। क्या समझा, क्या समझा? कहते हैं कि वक्ता ने तीव्र क्रोधी और मानी नहीं होना चाहिए, मतलब स्वाध्याय के टाइम पे क्रोधी और मानी नहीं होना चाहिए। शब्दों की तरफ गौर करना, ये हमें अर्थ समझना होगा। यहाँ पर लिखा नहीं है कि स्वाध्याय के दौरान, मतलब आपको स्वाध्याय के दौरान समझना है। इन जनरल अगर हो तो गुड, बहुत बढ़िया, परंतु कम से कम स्वाध्याय के टाइम पे उसे क्रोधी नहीं होना चाहिए, मानी तो नहीं होना चाहिए। और क्यों साहब, क्रोधी और मानी क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होना चाहिए? क्रोधी होगा तो क्या दिक्कत होगी? एक जन क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाएगा। बराबर बराबर, वो उससे क्वेश्चन नहीं, क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ, तो अगर गुस्से स्वभाव वाला होगा तो सवाल ही नहीं पूछ पाएंगे, सवाल ही नहीं पूछ पाएंगे। क्यों? हर एक का उत्तर एकदम गुस्से में करेगा। हाँ, तुमको इतना भी पता नहीं है क्या? हाँ, तुम ये भी नहीं कर सकते क्या? देखो, अब आप कहेंगे भैया जी आप भी गुस्सा होते हो। यहाँ पर गुस्से स्वभाव, कंटिन्यूड गुस्से स्वभाव की बात चल रही है। मेजॉरिटी प्रीडोमिनेंटली गुस्से स्वभाव वाला ही होता है। अब मैं भी जानता हूं कि स्वाध्याय के टाइम पे मैं एक आध बार कभी तो भी गुस्सा हो जाता हूं, परंतु वरना मैं गुस्सा नहीं करता हूं। इतना मैं भी आपको कह ही सकता हूं, श्योरिटी के साथ कहता हूं, मैं गुस्सा नहीं करता हूं। ठीक है, तो नहीं, पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ये मैंने स्वयं ने अनुभव किया है। अगर बहुत गुस्से स्वभाव वाला होगा, ही इज नॉट अप्रोचेबल, अब उसके पास जा ही नहीं सकते हैं। वो तुमको 2 गालियां देगा, 2 बातें सुनाएगा और तुम्हारा समाधान तो नहीं हुआ होगा। इसीलिए जो काम एंड कूल होगा उसके पास जाना। मानी नहीं होना चाहिए। मानी क्यों नहीं होना चाहिए? फिर से वही बात, घमंडी होगा, घमंडी होगा तो वो किसी के प्रश्नों को क्यों एंटरटेन करेगा? वो कहेगा इतना भी नहीं आता क्या? चले मैं ये कर देता हूँ। अरे तुम ये नहीं जानते क्या? अरे मैं अभी फटाफट कर देता हूँ। तुम ये नहीं आता? ओहो, तुम तो गए से भी गुजरे हो। हाँ, ऐसा मानी व्यक्ति के साथ होता है। तो मान कषाय भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मान कषाय भी फिर से 2 प्रकार से, मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतने छोटे प्रश्न का उत्तर कैसे दूं? फिर से मान की दिक्कत। और एक मान की दिक्कत, यार मुझे तो कुछ ही नहीं आता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। ये भी मान की दिक्कत है। वैसे विद्वान के केस में दूसरी सिचुएशन तो लगेगी नहीं, क्योंकि विद्वान का तो ऐसा होगा नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। वो कुछ ना कुछ तो बात कहेगा ही कहेगा। तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिससे तीव्र क्रोधमान नहीं हो, क्योंकि तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होगी, श्रोता उससे डरते रहेंगे, तब कहाँ गया, उनसे तब उससे अपना हित कैसे करेंगे? आप अपना हित नहीं साध पाएंगे। 1 मिनट है बस। ओके, अब एक बात वैसे ही कहना चाहूंगा, तीव्र क्रोधी मानी क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये जिनवाणी के कथन का एक प्लेटफॉर्म है। ये कोई कषाय उगलने का प्लेटफॉर्म नहीं है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने बहुत टीका टिप्पणी की है तो तुम वहां से चालू कर दो। नॉट एट ऑल। ये तुम्हारा धंधा ही नहीं है, ये तुम्हारा पेशा ही नहीं है, और अगर करते हो तो तुम विद्वान नहीं है। सिंपल सी बात है। तो तीव्र कषाय नहीं होना चाहिए।
कषाय उगलने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ क्रोध मान को फोकस किया है, ये भी बात तो अपन को ख्याल में आ ही गई थी। फिर वक्ता को सुनना कम और देखा ज्यादा जाता है, वक्ता को सुना कम और देखा ज्यादा जाता है। इसलिए अपने आचरण को भी बराबर योग्य रखना चाहिए। आचरण की अगर कुछ बात होगी तो अपन वैसे भी 8वें पॉइंट में 9वें पॉइंट में कवर करने ही वाले हैं, तो अभी तो वैसी कुछ बात नहीं थी। परंतु क्या था, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? ओके, मैं एक पॉइंट ढूंढ रहा था पर मिस हो गया। ठीक है, एक काम करेंगे, आज भी थोड़ा जल्दी रुक जाएंगे। आज भी मुझे थोड़ी सी अभी दिक्कत महसूस होने लग गई है, आज भी थोड़ा जल्दी ही रुक जाते हैं। आधा घंटा अपना वैसे भी लगभग हो गया, 2 गुणों की चर्चा कर ली है। कल अपन देखते हैं 3-4 जितने गुणों की चर्चा होगी वो उसको करेंगे। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। नहीं है?